सोचो अगर 1750 का एक आदमी सीधा 2022 में आ जाए तो क्या वो इतने बड़े बदलाव के साथ एडजस्ट कर पाएगा, या शायद उसका ये सफर किसी बड़ी किस्मत का हिस्सा है जो अभी तक उसकी समझ से बाहर है। कहानी शुरू होती है सैरा से, जो एक छोटे से गांव में रहती है अपने पिता केल्विन और छोटे बेटे हेनरी के साथ। ये परिवार मिलकर अपनी छोटी सी फार्म चलाता है, जमीन पर काम करते हैं और अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं। आजकल सैरा अपने बेटे हेनरी को खेती का काम सिखाने में बिजी है। ये कला उनके परिवार में कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। एक शांत शाम का टाइम है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। सैरा अपने पिता के साथ किचन में रात का खाना बना रही है और हेनरी फार्म पर मुर्गियों का ध्यान रखने गया है। हवा में शांति है और गांव की जानी पहचानी आवाजों से माहौल भर गया है, लेकिन यह शांति अचानक टूट जाती है। मुर्गियों के पास हेनरी एक अजीब आदमी को देखता है। उस आदमी की हालत काफी खराब लगती है। बाल और दाढ़ी इतनी बढ़ी हुई है जैसे सालों से उनका ध्यान न रखा गया हो। उसके कपड़े भी बिल्कुल अजीब और पुराने जमाने के लगते हैं, जो इस समय के बिल्कुल नहीं है। डर के मारे हेनरी तुरंत वहां से भागता है और सीधा घर पहुंचता है। हेनरी घबराहट भरी आवाज में अपनी मां को बताता है। हेनरी की वार्निंग सुनकर सैरा तुरंत अपनी शॉटगन उठाती है और फार्म की तरफ भागती है। वहां वो आदमी अभी भी खड़ा होता है। उसकी अजीब शक्ल और पुराने कपड़े हल्की रोशनी में दिखाई देते हैं। सैरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आवाज मजबूत होती है। कौन हो तुम और हमारे फार्म पर क्या कर रहे हो? सैरा के सवाल सुनकर आदमी उतना ही डरा हुआ लगता है जितनी वो खुद महसूस कर रही होती है। आदमी हकलाते हुए बोलता है, मैं समझा, ये मेरा घर है। उसके शब्दों में कंफ्यूजन और उसका परेशान चेहरा साफ दिखाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। सैरा क्यूरियस और सावधानी से पास के फ्लड लाइट को ऑन करती है ताकि उस आदमी को अच्छे से देख सके। लाइट ऑन होते ही वो आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वो चिल्लाता है, ये कैसा जादू टोना है? उसकी नजर सैरा पर पड़ती है और वो कहता है, क्या तुम एक विच हो? सैरा हैरान हो जाती है। उसे समझ आता है कि इस आदमी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसकी कंफ्यूजन और बढ़ती है। अब सैरा को लगता है कि ये आदमी सिर्फ रास्ता भूला नहीं है, शायद उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। उसकी माथे पर एक गहरी चोट का निशान दिखाई देता है, जो शायद उसके अजीब व्यवहार और कंफ्यूजन का कारण हो सकता है। सैरा अपनी गन थोड़ा नीचे करती है, लेकिन अभी भी सतर्क रहती है। वो अपने पिता केल्विन को आवाज लगाती है। दोनों मिलकर उस आदमी को घर के अंदर ले जाते हैं और उसे शांत करने के लिए खाना देते हैं। वो आदमी इतनी भूख से खा रहा होता है जैसे कई दिनों से भूखा हो। सैरा धीरे धीरे उसके माथे की चोट को साफ करते हुए ध्यान रखती है। उसे लगता है कि ये चोट उसकी यादों के खोने और अजीब बातों का कारण हो सकती है। सैरा प्यार से बात करते हुए उस आदमी से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। धीरे धीरे आदमी अपना नाम याद करता है। मेरा नाम रिप है, वो हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहता है। लेकिन रिप अब तक ये नहीं समझ पाया कि वो उनके फार्म पर कैसे पहुंचा या उसकी यादें इतनी बिखरी हुई क्यों हैं। फिर भी सैरा को थोड़ा सुकून मिलता है कि अब उनके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जिससे वो आगे बढ़ सकें। इस अजीब सिचुएशन को लेकर सैरा अपने दोस्त टेडी, जो एक लोकल पुलिस ऑफिसर है, से मदद मांगती है। टेडी सीक्रेटली सैरा के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन वो जानता है कि सैरा उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। सैरा से सब सुनने के बाद टेडी सजेस्ट करता है कि रिप के फिंगरप्रिंट्स पुलिस डेटाबेस में मैच करके उसकी असली पहचान पता लगाई जा सकती है। जब टेडी फार्म पर पहुंचता है, रिप तुरंत पुलिस कार को देखकर हैरान हो जाता है। वो घबराकर पीछे हटने लगता है। सैरा और टेडी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछते। टेडी रिप के फिंगरप्रिंट्स लेता है और पुलिस सिस्टम में सर्च करता है, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, न नेशनल डेटाबेस में और न ही कहीं और। कुछ समझ नहीं आने पर टेडी रिप को हॉस्पिटल ले जाता है मेडिकल चेकअप के लिए। डॉक्टर काफी अच्छे से रिप का चेकअप करता है, लेकिन जो बात बताता है वो चौंकाने वाली होती है। डॉक्टर कहती है उसके सिर पर कोई चोट नहीं है और उसकी मेमोरी भी बिल्कुल सही लग रही है। वैसे तो वो फिजिकली एकदम ठीक है। टेडी अब और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास जवाब ढूंढने का और कोई रास्ता नहीं बचा। टेडी डिसाइड करता है कि रिप को हॉस्पिटल में रात भर ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन रिप वहां के अनजान माहौल में काफी घबराहट महसूस करता है। तेज रोशनी, अजीब मशीन्स और हॉस्पिटल स्टाफ का शोर उसे डरा देता है। वो बार बार अजीब सवाल करता है, जैसे उन मशीन्स को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये साफ है कि उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी हैं। सुबह तक रिप का डर इतना बढ़ जाता है कि वो बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से निकल जाता है। वो सीधा सैरा के फार्म पर वापस आ जाता है। सैरा से बात करते हुए रिप अपने दिल की बात बयान करता है। उसकी आवाज दुख और घबराहट से भरी होती है। वो कहता है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और ये सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात वो जरूर जानता है, वो यहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहता। रिप की बात सुनकर सैरा का दिल पिघल जाता है। वो उसे अपने घर में रहने की परमिशन देती है और उसके लिए खाने और रहने का इंतजाम करती है। थोड़ी देर बाद टेडी फार्म पर आता है। हॉस्पिटल से भागने के बाद से ही वो रिप को ढूंढ रहा था। वो सैरा से अपनी चिंता शेयर करता है। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, पता नहीं वो खतरनाक हो सकता है या शायद कोई आतंकी। लेकिन सैरा अपनी सूझबूझ पर भरोसा करते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मुझे एक अच्छा इंसान लगता है। जब तक उसकी यादें वापस नहीं आती, वो यहीं रहेगा। बातचीत के दौरान रिप अपनी अधूरी यादों का जिक्र करता है। मैंने कहीं अमेरिका में एक जंग लड़ी थी, वो याद करते हुए बोलता है। ये बात सैरा की जिज्ञासा को बढ़ा देती है, क्योंकि उसके एक पड़ोसी का रिश्तेदार एक जंग के दौरान गायब हो गया था। रिश्ता ढूंढने की आशा में सैरा और केल्विन रिप की मदद करते हैं, उसके बढ़े हुए बाल और दाढ़ी काटकर। लेकिन जब सब खत्म होता है तो यह साफ हो जाता है कि रिप उस लापता आदमी जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता।
रहस्य अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस दौरान रिप फार्म पर मेहनती और भरोसेमंद साबित होता है। उसकी लगन और काम देखकर सैरा और बाकी लोग काफी प्रभावित होते हैं। सैरा फैसला करती है कि जब तक रिप की यादें वापस नहीं आती, वो उसे एक पक्का काम देगी। सैरा और केल्विन मिलकर फार्म के एक कोने में एक छोटा सा कैबिन तैयार करते हैं जहां रिप रह सके। जब रिप कैबिन देखने जाता है तो वो एकदम रुक जाता है, जैसे कैबिन के अंदर कोई राज छुपा हो जो सिर्फ उसे समझ आए। ये मेरा घर है, वो पूरी यकीन के साथ कहता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। सैरा ये सुनकर हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये कैबिन तो यहाँ पिछली कई पीढ़ियों से है। लेकिन रिप अंदर जाने की जिद करता है और सैरा भी उसके पीछे चल पड़ती है। कैबिन के अंदर आकर रिप इधर उधर देखते हुए कहता है कि अंदर काफी कुछ बदल चुका है। उसकी नजर एक लकड़ी के बीम पर जाकर टिकती है और वो उस पर बने हल्के निशानों की तरफ इशारा करता है। रिप कहता है ये रोमन न्यूमरल्स हैं और समझाने लगता है जब मैं 8 साल का था तब मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने इनिशियल्स यहाँ कार्व किए थे। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो निशान अब तक वैसे ही हैं। सैरा उन मार्किंग्स को ध्यान से देखने लगती है। वो डेट जो रिप के मुताबिक उसने कार्व की थी 1756 की है, यानी 266 साल पुरानी। ये सुनकर सैरा के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। कैबिन और उसके कार्विंग्स उसके पिता के जन्म से भी पुराने हैं। रिप भी हैरान होकर सच को समझने की कोशिश करता है। धीरे से वो पूछता है अभी 2022 चल रहा है? उसकी आवाज डिसबिलीफ से भरी होती है। रिप अब तक ये मान रहा था कि 1787 चल रहा है। ये सच्चाई उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। सैरा और केल्विन उसे देखते रह जाते हैं, पूरी तरह से शॉक में। जब रिप होश में आता है, केल्विन उसके हाथ में एक किताब देता है और कहता है ये एक आदमी की कहानी है जिसका नाम रिप वैन विंकल था। क्या तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन है? रिप क्यूरियस होकर किताब पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही वो खत्म करता है वो चिल्ला उठता है ये रिप वैन विंकल, ये मेरे पिता हैं। सैरा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है? रिप वैन विंकल तो एक काल्पनिक कहानी है, एक फिक्शन। लेकिन रिप अपने दावे पर अड़ा रहता है। जैसे जैसे वो और पढ़ता है उसकी यादें वापस आने लगती हैं। धीरे धीरे वो अपनी कहानी बताता है। जब मैं छोटा था मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए और मुझे घर और सब कुछ संभालना पड़ा। जिंदगी आसान नहीं थी। समय के साथ मेरी माँ चल बसी और घर को बचाने के लिए मेरी बहन की शादी करनी पड़ी। जब मैं 17 का हुआ तो मुझे अमेरिका की आजादी के लिए जंग लड़ने के लिए बुलाया गया। जंग के दौरान मुझे गोली भी लगी थी पर मैं बच गया। जंग के बाद मैं वापस अपने घर गया और फिर से खेती बाड़ी शुरू की। पर तब तक जिसे भी मैं प्यार करता था सब मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। रिप कहते कहते रुकता है, जैसे पुरानी यादों का बोझ महसूस कर रहा हो, और फिर बोलता है एक दिन अचानक मेरे पिता वापस आए। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे उस दिन दिखते थे जब वो हमें छोड़कर गए थे। एक दिन का भी बुढ़ापे का असर उन पर नहीं था। मेरे पिता ने एक असंभव कहानी बताई। उन्होंने कहा कि वो जंगल में भटक गए थे, पहाड़ों पर चढ़ गए और एक केव मिली। उस केव के अंदर उन्होंने एक अजीब सी शराब पी और फिर सो गए। जब वो उठे तो 20 साल बीत चुके थे। रिप बोलता है गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और सच कहूं तो मैंने भी नहीं किया, पर वो कसम खाकर कहते रहे कि ये सच है। आखिर में मेरी जिज्ञासा मुझे शांत नहीं रहने दी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैं जंगल गया, पहाड़ों पर चढ़ा और वही केव ढूंढ ली, बिल्कुल वैसी ही जैसे मेरे पिता ने बताई थी। मैं अंदर गया और तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कि तूफान थोड़ा शांत हो जाए तब निकलूंगा, पर जब मैं केव के बाहर आया तो सब कुछ बदल चुका था। रिप रुककर गहरी सांस लेता है, फिर बोलता है उसी रात जब मैं घूम रहा था और सब समझने की कोशिश कर रहा था तब मेरी मुलाकात हेनरी से हुई। रिप सैरा और केल्विन की तरफ देखते हुए कहता है अब मुझे समझ आ रहा है, वो केव एक पोर्टल का दरवाजा है। मैं उस केव में 1787 में गया था और 2022 में बाहर निकला। जब मैं सबसे पहले बाहर आया था तो मुझे कुछ याद नहीं था, पर अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। सैरा को इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। ये एक जबरदस्त कहानी है लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। सैरा कहती है हमें असली जवाब चाहिए। मैं तुम्हें जल्दी शहर ले जाऊंगी और कुछ मेडिकल टेस्ट्स करवाएंगे। चाहे सैरा अभी भी शक कर रही हो, वो ये डिनाई नहीं कर सकती कि रिप उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन गया है। वो फार्म का काम संभालने में मदद करता है और उनकी रूटीन में फिट हो चुका है। रिप हेनरी की भी मदद करता है, एक छोटे लड़के की जो स्कूल में बुलिंग का शिकार हो रहा था। अपने टाइम की सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को याद करते हुए रिप हेनरी को सिखाता है कि अपने लिए कैसे खड़ा होना चाहिए। हेनरी जो हमेशा अपने पिता को मिस करता था, रिप की मेंटरशिप में खुशी और सुकून पाता है। उसकी लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया है। सैरा नोटिस करती है कि हेनरी अब कितना खुश हो गया है। धीरे धीरे वो खुद भी रिप के प्रति एक अट्रैक्शन महसूस करने लगती है। इस दौरान रिप की फसल अच्छी तरह उग चुकी है। वो उन्हें बेचने में भी मदद करता है और धीरे धीरे कम्युनिटी का दिल जीत लेता है। सब उसके काम और नेचर से काफी प्रभावित होते हैं। कुछ हफ्ते बाद सैरा को अपनी एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ता है और वो रिप को भी साथ ले जाती है। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, रिप बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखकर हैरान रह जाता है। वो उन ऊंचे टावर और इंसानों की कंस्ट्रक्शन की कला देखकर बोलता है ये सब बनाने में कितना दिमाग और हिम्मत लगा होगा। मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर्स रिप का फुल बॉडी स्कैन करते हैं और उसे हिप्नोटाइज करते हैं उसकी कहानी की सच्चाई जानने के लिए। हिप्नोसिस के बाद भी रिप वही बातें रिपीट करता है बिना किसी शक के। उसकी कहानी अब तक भी एकदम सच लगती है। स्कैन के रिजल्ट्स और भी हैरान कर देने वाले होते हैं। रिप के शरीर में एक पुरानी गोली फंसी हुई होती है। रिप स्कैन के बाद गोली के बारे में बताता है ये गोली मुझे जंग के दौरान लगी थी। जब एक्सपर्ट्स उस गोली को एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि वो 70s के आसपास बनी थी, जो रिप की कहानी को और भी मजबूत बनाती है। सैरा रिप की कहानी से और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और उसे एक फिजिक्स प्रोफेसर से मिलवाती है।
प्रोफेसर रिप की पूरी बात सुनता है और एक थ्योरी समझाता है। उस केव के आसपास जब तूफान आता है तो वहां के स्पेसिफिक एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक टेम्परेरी वर्म होल बन जाता है। ये वर्म होल वक्त के पार जाने का रास्ता बनाता है। प्रोफेसर आगे कहता है, हो सकता है कि जब सैरा ने रिप को ढूंढा तब उन्होंने गलती से उस वर्म होल को ट्रिगर कर दिया हो, जो रिप को उसके समय से यहाँ आज के टाइम में ले आया। ये सुनकर सैरा एक फैसला करती है। वो कहती है, अगर रिप अपने वक्त में वापस जा सकता है तो मैं उसकी मदद करूंगी। अगले तूफान के दौरान हम उस केव को ढूंढेंगे, लेकिन जब तक वो तूफान आता, सैरा और रिप एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। सैरा के दिल में रिप के लिए जज्बात और गहरे होते जा रहे होते हैं। उसे ये सोचकर तकलीफ होती है कि शायद रिप को वापस जाना पड़े और वो उसे हमेशा के लिए खो दे। रिप दिल से सैरा का शुक्रिया अदा करता है। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो वक्त की दीवारों को तोड़कर भी अपनी जगह बना लेता है। सैरा धीरे धीरे रिप को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, हेनरी के पिता ने मुझसे कभी शादी नहीं की। उनका निधन हेनरी के जन्म से पहले ही हो गया था। उनकी मौत के बाद मैंने शहर छोड़ दिया और अपने गांव वापस आ गई, अपने पिता के साथ रहने। रिप की मुलाकात के बाद सैरा को अपने जज्बात और ज्यादा गहरे लगने लगे। वो एक दिन रिप से सच सच कहती है, मेरे एहसास तुम्हारे लिए वक्त के साथ और गहरे होते जा रहे हैं। इसी तरह हेनरी भी रिप के साथ एक खास बॉन्ड महसूस करता है। वो अपने पिता की कमी अब नहीं महसूस करता, क्योंकि रिप उसकी जिंदगी में एक मेंटोर और प्रोटेक्टर की तरह आ चुका है। रिप भी सैरा की फीलिंग्स को महसूस करता है। उसे सैरा की सेल्फ डिपेंडेंस और हिम्मत पसंद आती है, जो उसके अपने समय की महिलाओं में कम ही देखी गई थी। रिप और सैरा पूरी रात बैठकर बातें करते हैं, अपनी कहानियां शेयर करते हुए और एक दूसरे को और अच्छी तरह समझते हुए। अगले दिन सैरा रिप को शहर की सैर करवाती है, उसे वो जगह दिखाती है जो उसने कभी नहीं देखी थी। रिप हर नजारे को हैरानी और खुशी के साथ देखता है। जब दोनों गांव वापस लौटते हैं, सैरा फैसला करती है कि वो पूरे कम्युनिटी के लिए एक पार्टी होस्ट करेगी। सेलिब्रेशन के दौरान सैरा और रिप एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, हंसी मजाक और बातें करते हैं। उनका एक दूसरे के करीब आना किसी से छुपा नहीं रहता। टेडी, जो सैरा के लिए जज्बात रखता है, उन्हें साथ देखकर जलन महसूस करता है। उसी रात जब रिप अपने कैबिन लौटने की तैयारी कर रहा होता है, सैरा जज्बात से भरी हुई उसके पीछे भागती है। वो रिप को रोकती है, अपने इमोशंस में बहकर उसे किस कर लेती है और अपना प्यार कन्फेस करती है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता कि टेडी उनका पीछा कर रहा है। दूर से वो उनका वो पल देख लेता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर टेडी का गुस्सा उस पर हावी होने लगता है। टेडी गुस्से में रिप के कैबिन में घुस आता है और उससे टक्कर लेता है। वो रिप पर इल्जाम लगाता है, सैरा को अपनी झूठी कहानियों के जाल में फंसा रहे हो, तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ झूठ है। टेडी हेनरी के स्कूल की बुलिंग का जिम्मेदार भी रिप को ठहराता है और कहता है, गांव भर में तुम और सैरा के बारे में अफवाहें चल रही हैं। तुमने उसकी इज्जत को दाग लगाया है। तुमने सैरा और उसके परिवार के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो रिप से कहता है, अगर तुम्हें सच में सैरा की फिक्र है तो तुम्हें उनका पीछा छोड़ देना चाहिए। टेडी के शब्दों का असर रिप पर गहरा पड़ता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसका यहाँ रहना गलत है। अगले सुबह रिप सैरा के लिए एक गुड बाय लेटर लिखकर छोड़ देता है। जब सैरा वो चिट्ठी पढ़ती है तो वो टूट सी जाती है। उसे समझ आता है कि वो रिप से सच में गहरा प्यार करने लगी है। उस दिन आसमान बादलों से घिरा होता है और बारिश का असर दिख रहा होता है, लेकिन रिप अपनी शर्तों पर वहां से निकलने का फैसला कर चुका होता है। सैरा, केल्विन और हेनरी रिप को ढूंढने का फैसला करते हैं। वो तेजी से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, रिप को वापस लाने के लिए। जंगल के अंदर और गहरे जाते हुए हेनरी का मन बेचैन और उदास होने लगता है। केल्विन फैसला करता है कि वो हेनरी को वापस घर ले जाएगा और सैरा को अकेले रिप की तलाश जारी रखने देता है। सैरा बिना रुके अपने जज्बात और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है। जंगल के घने रास्तों से गुजरकर वो आखिरकार उस केव तक पहुंच जाती है जहां रिप अकेला उदास और ख्यालों में डूबा बैठा होता है। सैरा उसके पास दौड़ती हुई पहुंचती है और उसका गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ता है। आंखों में आंसू लिए वो पूछती है, तुम हमें क्यों छोड़कर जा रहे हो? तुमने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? रिप एक गहरी सांस लेकर जवाब देता है, टेडी ने मुझे कहा कि मैं तुम सबके लिए एक बोझ हूँ। मैं और मुसीबत नहीं छोड़ना चाहता था तुम्हारे परिवार के लिए। सैरा ने गुस्से से रिप की बात को झुठलाया और कहा, यह बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हारे आने से हम सबकी जिंदगी में खुशी आई है। हेनरी अब ज्यादा खुश है क्योंकि तुम उसके साथ हो और मैंने तुम्हारे आने के बाद प्यार और एक नए जीने का मकसद पाया है। सैरा के जज्बाती शब्दों ने रिप के दिल को गहरा छू लिया। पहली बार रिप को एहसास होता है कि वो उनके लिए कितना जरूरी है। उसके दिल में जज्बात का तूफान उठता है और वो सैरा से एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सैरा बिना किसी झिझक के हाँ कर देती है और उनका चेहरा खुशी से चमक उठता है। दोनों मिलकर केव से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों केव के बाहर कदम रखते हैं, आसमान बिजली के एक तीखे चमक के साथ रोशन हो उठता है। सैरा और रिप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि रिप का बैग जो उसने केव में छोड़ा था वहां से गायब हो चुका है। वो बैग किसी तरह वक्त के पार जाकर वापस 1787 में पहुंच चुका होता है। साल 1787। रिप के पिता एक दिन जंगल में चल रहे होते हैं जब उन्हें वो बैग मिलता है। बैग के अंदर उन्हें एक डायरी मिलती है। जब वो डायरी के पन्ने पलटते हैं तो उन्हें रिप के भविष्य की अद्भुत यात्रा के बारे में पता चलता है। डायरी के हर शब्द कहते हैं कि रिप ने एक अलग ही दुनिया देखी है, एक दुनिया जो उनकी समझ से परे है। रिप के पिता अपने बेटे की कहानी पढ़ते हुए उसकी जिंदगी के प्यार और खुशी के बारे में जानते हैं। ये समझकर उनका दिल गर्व और सुकून से भर जाता है कि उनका बेटा जिंदगी में वो सब कुछ पा चुका है जो उसने कभी चाहा था। एक हल्की मुस्कान के साथ वो अपने गांव लौटने के लिए रुक करते हैं। दूसरी तरफ साल 2022।
रिप और सैरा अब खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। हेनरी और केल्विन के साथ मिलकर उन्होंने एक प्यारी और सुखमयी जिंदगी बसा ली है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि प्यार और परिवार का रिश्ता समय की सीमाओं को भी पार कर सकता है।